तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह और हम विकारी शब्दों की संज्ञा को पढ़ चुके हैं। हम सर्वनाम भी पढ़ चुके हैं। हम आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। विशेषण क्या है? असल में जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और एक क्रिया, ये चारों मैंने बताए थे कि ये चारों के चारों विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द मतलब जो लिंग, वचन, काल और कारक किसी न किसी एक के भी आधार पर अगर इनका परिवर्तन होता है तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और वो जो चार बाकी के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, वो चारों अविकारी शब्द होते हैं। मतलब लिंग बदले, वचन बदले, काल बदले या कारक, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं विशेषण। तो विशेषण का मतलब होता है, इसकी परिभाषा की बात करी जाती है तो इसकी परिभाषा होती है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। मतलब संज्ञा और सर्वनाम शब्द की क्या बताई जाएगी? विशेषता बताई जाएगी। जब संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है, वो सभी के सभी शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक, जैसे राम एक अच्छा लड़का है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल के रूप में टेंस है, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक, राम एक बहुत अच्छा लड़का है। इन्हीं टेंस से मैं बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगा। अब राम के विषय में, राम एक संज्ञा शब्द है, ये एक सब्जेक्ट है। ठीक, राम एक संज्ञा शब्द है। और जैसे कि विशेषण की परिभाषा की जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं वही विशेषण कहलाते हैं। तो संज्ञा की राम के विषय में क्या बताया जा रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। ये राम की विशेषता है कि वह एक अच्छा लड़का है, वह अच्छा है। राम एक बुरा लड़का है, राम एक लंबा लड़का है, राम एक छोटा लड़का है। ये सभी विशेषण शब्द हैं। ठीक, तो ये जो शब्द है ये अपने आप में एक विशेषण है, क्योंकि यह राम की या कहें तो संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट कर रहा है। अब ये जो लड़का शब्द आया है, ये भी तो अपने आप में एक संज्ञा शब्द है। ये संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा है। तो इसको हम इसी विशेषण की भाषा में विशेष्य का रूप देते हैं। विशेष्य का मतलब भी संज्ञा ही होता है और इसकी परिभाषा होती है जो मतलब विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वही विशेष्य होते हैं। अगर एक दूसरे अर्थ में कहें तो ये भी एक प्रकार का विशेष्य ही है। विशेष मतलब संज्ञा है। तो विशेषण जो शब्द की विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। ठीक, तो ये भी एक संज्ञा है, तो ये भी विशेष्य है, और ये भी एक संज्ञा है तो ये भी विशेष्य है। ठीक, अगले इसमें लिखा है कि राम एक बहुत और फिर अच्छा लड़का है। राम अच्छा है, ये तो पता है कि ये विशेषण है, लेकिन बहुत शब्द आ गया है, इसलिए अब ये बहुत क्या है? तो बहुत एक प्रकार का प्रविशेषण होता है। प्रविशेषण का मतलब होता है कि उससे भी बड़ा विशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता प्रकट कर दे, जो विशेषण की भी विशेषता प्रकट कर दे वो प्रविशेषण कहलाता है। मतलब कि जो विशेषण की भी विशेषता प्रकट कर दे, विशेषण की भी और विशेषता प्रकट कर दे, जो विशेषण की भी विशेषता प्रकट कर दे वो प्रविशेषण कहलाता है। तो राम एक अच्छा लड़का है, लेकिन अच्छे की भी विशेषता बताई जा रही है कि वो कितना अच्छा है, तो वो बहुत अच्छा लड़का है, तो ये प्रविशेषण हो जाता है। ठीक, परिभाषा संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता प्रकट करते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक, विशेष्य क्या होते हैं? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा शब्द होते हैं वही विशेष्य होते हैं।
प्रविशेषण क्या है? जो विशेषण की भी विशेषता प्रकट कर दे वो प्रविशेषण कहलाते हैं। आगे जब पढ़ेंगे तो ये बहुत जो शब्द है ये क्रिया विशेषण में भी यूज होता है कि जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है कि वह बहुत पढ़ता है या बहुत धीरे धीरे चलता है, तो ये धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और वह कितना धीरे चलता है तो वो बहुत धीरे धीरे चलता है, तो ये एक प्रकार का क्रिया विशेषण भी होता है। तो अभी यहाँ पर किस रूप में हो रहा है ये हमें ध्यान रखना है। और ये ध्यान रहे कि जो विशेषण शब्द होगा, जो विशेषण शब्द होगा वो संज्ञा शब्द के लिए ही प्रयोग होगा। किसी भी उसमें भले ही संज्ञा हो या ना हो, लेकिन वो जब प्रयुक्त होगा तो वो संज्ञा शब्द के लिए ही होगा। मैं कुछ भी कह सकता हूं, मैंने कह दी वह अच्छा है, अब इसमें संज्ञा नहीं है लेकिन सर्वनाम है, तो भाई बात तो वही है ना कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं। अब वह कौन हो सकता है? वह कोई व्यक्ति होगा, है ना, कि वह अच्छा है, तो वह अच्छा है तो इसी वह की तो विशेषता बताई जा रही है, अच्छा। ठीक, कुल मिलाकर के जो विशेषण शब्द होंगे वो संज्ञा और सर्वनाम के लिए ही प्रयुक्त होंगे, बस। ठीक, और जो क्रिया विशेषण होंगे, जब हम अव्यय पढ़ेंगे तो जो क्रिया विशेषण होते हैं वो केवल क्रिया के लिए ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब हम विशेषण के भेदों के विषय में बात कर लेते हैं। इसके विशेषण की भेद के विषय में बात करें तो इसके भेद मुख्य 4 होते हैं, कहीं कहीं पर 5 भी होते हैं, लेकिन जो एग्जाम की भाषा होती है, एग्जाम की भाषा 4 मानते हैं। ठीक है, पहला होता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण। चौथा होता है सर्वनाम या सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ये 4 मुख्य होते हैं, और एक मान लिया जाता है, अगर मैं इसको भी जोड़ दूं तो व्यक्तिवाचक विशेषण। हालांकि सवाल इससे बनते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण से, लेकिन इसके भेदों में इसको काउंट नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना है। मुख्य विशेषण के 4 भेद होते हैं, ये एक्सेप्शनल है, क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। गुणवाचक विशेषण की विशेषता, गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जब संज्ञा सर्वनाम की गुण, उसके गुण दर्शाए जाएं, उसकी दशा दर्शाई जाए, उसकी अवस्था दर्शाई जाए, तो वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। इसको हम पहचानने के लिए हम एक क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं कि वह कैसा है। इससे अगर हम प्रश्न करेंगे तो हमें इजीली आंसर मिल जाता है कि उसमें से जो वाक्य में जो गुणवाचक विशेषण शब्द है वो कौन सा है। आगे भी बात करेंगे। संख्यावाचक, कोई भी संख्या के विषय में बात करी जा रही हो कि वो कितनी है, तो हम कितना, कितना नहीं, कितना परिमाणवाचक में होता है, कितने और कितनी, कितने शब्द से हम प्रयोग कर सकते हैं, कितनी बोल सकते हैं, कितने से हम प्रश्न करते हैं कि वो कितने हैं। अब संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित वाचक होता है, एक अनिश्चित होता है। एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। निश्चित और अनिश्चित क्या है? तो जब एक फिक्स अमाउंट पता चले कि भाई 2 है कोई चीज, 4 हैं किताबें, 5 हैं, 10 घर हैं, 10 शहर, 10 मग, 10 मार्कर, 10 व्हाइट बोर्ड, 10 कंप्यूटर, 10 मोबाइल, तो ये जब फिक्स अमाउंट पता चलता है ना, हमें फिक्स अमाउंट, ये क्वांटिटी पता चलती है, वो होती है निश्चित संख्यावाचक। और जब फिक्स पता ना हो, कुछ लोग खड़े हैं या कुछ मोबाइल मैंने खरीदे हैं, है ना, कुछ घर मैंने देखे हैं, तो ये जब कुछ समहाउ कुछ के विषय में बात करी जाती है तो ये अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। कितने हैं तो 10 हैं, कितने हैं कुछ देखे मैंने, कुछ देखे हैं। परिमाणवाचक भी ऐसे ही होता है, परिमाणवाचक में भी एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है, सेम।
बस फर्क इतना है कि इससे हम प्रश्न करते हैं कितना से, क्योंकि हम इनको, ये काउंटेबल होते हैं, ये संख्यावाचक है, ये काउंटेबल होते हैं, ये काउंटेबल होते हैं, मतलब कि हम इनको काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये परिमाणवाचक होती है, नॉन काउंटेबल होते हैं, नॉन काउंटेबल होते हैं। इनको काउंट नहीं किया जा सकता, इनको केवल मापा या फिर तौला जा सकता है कि भाई कितना है, तो उसने कह दिया कि भाई 10 लीटर 10 लीटर। अब इसको हम माप सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। मैंने कह दिया 10 लीटर दूध, तो ये परिमाण है, ये परिमाणवाचक विशेषण है कि दूध एक संज्ञा है और ये 10 लीटर जो दर्शा रहा है ये विशेषण है। और कौन सा? तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कि वह कितना दूध पीता है, तो कह सकते हैं वह 10 लीटर दूध पीता है, या 1 लीटर दूध पीता है, 2 लीटर दूध पीता है। और इसमें भी अनिश्चित परिमाण होता है कि वही वह कितना पीता है, थोड़ा सा, बहुत, है ना, तो कह सकते हैं वह थोड़ा सा दूध पीता है। अब इससे हमें एक फिक्स क्वांटिटी का पता नहीं लग रहा है, बहुत दूध पीता है, फिक्स क्वांटिटी का पता नहीं लग रहा है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। अगला है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक से जब हम इसको गौर से देखते हैं तो इसमें हमें दिखता है सर्वनाम, इसमें हमें दिखता है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द दिखता है तो यहीं से समझ जाना चाहिए सर्वनाम प्लस संज्ञा। वैसे सर्वनाम का जो कार्य होता है वो संज्ञा के स्थान पर आना होता है, लेकिन जब यह अपने कार्य से भटक जाए कि भाई सर्वनाम भी आ जाए और संज्ञा भी आ जाए, तब फिर ये विशेषण बन जाता है और वो भी सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे कि मैंने कह दिया यह है गाय काली है। अब ये सर्वनाम है और ये संज्ञा है और ये अपने आप में एक विशेषण है, तो विशेषण ये है, ये हो गया विशेषण। कौन सा विशेषण? कैसी गाय है? तो गाय काली है। तो ये तो पता चल गया कि ये जो शब्द ये गुणवाचक विशेषण है। लेकिन इसमें कुछ और भी तो है भाई, ये सर्वनाम के जस्ट आफ्टर हमें संज्ञा शब्द मिल रहा है, सर्वनाम के जस्ट आफ्टर हमें संज्ञा शब्द मिल रहा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण भी होगा। अगर यहीं पर अगर कोई ऐसा आ जाता, यह काली गाय है, तो फिर ये अपने आप में सर्वनाम है, ये अपने आप में अकेला विशेषण है, फिर ये सार्वनामिक विशेषण नहीं है, फिर ये विशेषण है और ये संज्ञा है, इसकी विशेषता ये बता रहा है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है। व्यक्तिवाचक विशेषण को, जैसा हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमने समझा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी पर्टिकुलर प्लेस, एनिमल, थिंग, पर्सन, किसी का भी नाम होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से निर्मित, अगर मैं कहूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से निर्मित, मतलब बने हुए, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से निर्मित शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इसी से जब हम बोल देते हैं भारतीय लोग, लोग एक संज्ञा है और ये भारतीय शब्द अब ये विशेषण बन चुका है, क्योंकि संज्ञा के आगे तो विशेषण ही आ सकता है, ध्यान रखना है, इस संज्ञा के आगे विशेषण ही आ सकता है, विशेषण ही आ सकता है। तो ये भारतीय लोग, ये भारतीय जो शब्द बना है, ये अब ये व्यक्तिवाचक विशेषण है, क्योंकि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है। ऐसे हम कुछ भी कह सकते हैं, नेपाली लोग, जापानी लोग, है ना, भोजपुरी लोग, ये व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाने लगते हैं। अब अगले वीडियो में हम व्यक्ति विशेषण की डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम विशेषण शब्दों का भी बंटवारा करते हैं। तो ठीक है, अगले वीडियो में इस विषय में बात करेंगे। थैंक यू। की दूसरी क्लास जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि तुलना के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो तुलना के आधार पर विशेषण के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं।
जिसमें पहला भेद होता है मूलावस्था। ये मूलावस्था होती है, मतलब एक शब्द होता है मूल और दूसरा होता है अवस्था। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसको हम कहते हैं मूलावस्था, और दूसरी होती है उत्तरावस्था। उत्तर अवस्था, और जो तीसरी होती है वह है उत्तमावस्था। इंग्लिश में हम इसको पॉजिटिव डिग्री के नाम से जानते हैं, इसको कंपैरेटिव डिग्री के नाम से जानते हैं, और इसको सुपरलेटिव के नाम से जानते हैं। तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं विशेषण की। एक होती है मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था, और एक होती है उत्तमावस्था। मूलावस्था में किसी का किसी से भी कोई कंपैरिजन नहीं होता है। यह बात करी जाए तो किसी की किसी से कोई भी तुलना नहीं होती है। मूलावस्था वाले विशेषण अपने मूल रूप में ही होते हैं, और वहीं पर उत्तमावस्था में दो लोगों का कंपैरिजन होता है। दो पर्सन होंगे, दो व्यक्ति होंगे, या दो वस्तुएं होंगी, या दो स्थान होंगे, उनका आपस में कंपैरिजन हो रहा होगा, उनकी आपस में तुलना की जा रही होगी, उसको हम उत्तरावस्था बोलते हैं। इसमें दो लोगों का होना आवश्यक होता है, या तो कोई दो व्यक्ति हों, या दो वस्तुएं हों, या दो स्थान हों। केवल एक होने पर फिर वह मूलावस्था के रूप में आ जाता है। उत्तमावस्था में हम किसी एक व्यक्ति को या तो सबसे सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, या सबसे निम्न बताते हैं। या तो हम सबसे श्रेष्ठ बताएंगे इसको, सबसे श्रेष्ठ, या फिर सबसे निम्न बताएंगे हम इसको, निम्न कोटि का। तो तीन अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में किसी का किसी से भी कोई कंपैरिजन नहीं होता है, कोई भी तुलना नहीं होती है। उत्तरावस्था में हम किसी भी दो व्यक्ति, वस्तुएं या स्थान का हम कंपैरिजन करते हैं, और उत्तमावस्था में हम किसी एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बता देते हैं। कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी स्थान हो सकता है, या उसको सबसे निम्न बता सकते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मूलावस्था में जैसे मैंने कहा, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। तो ये जो अच्छा, ये जो विशेषण शब्द है, इसमें किसी से कोई तुलना नहीं की जा रही है। ये जो विशेषण ये अपने मूल रूप में है, मतलब कि ये अपने रूट में है, अपने बेस में है। और जब इसकी हम किसी से कंपैरिजन कर दें तो हम उत्तरावस्था में लिखें कि राम श्याम से अच्छा है। तो अब यहां पर दो लोगों की तुलना हो रही है, राम की और श्याम की। और तुलना ये हो रही है कि जो राम है वो श्याम से अच्छा है। तो यहां पर दो लोगों की जब तुलना होगी तो अब इसकी जो इस विशेषण की जो अवस्था है, अवस्था के आधार पर पूछा जाएगा कि बताइए ये दिया गया विशेषण शब्द अवस्था के आधार पर या तुलना के आधार पर कौन सा भेद है। तो आपको बताना होगा कि इसमें दो लोगों की तुलनाएं हो रही हैं, तो ये उत्तरावस्था हो जाएगा। मैं कह सकता हूं कि कानपुर उरई शहर से बड़ा शहर है, तो ये बड़ा शब्द है, ये उत्तरावस्था में आया हुआ, क्योंकि दो शहरों के बीच आपस में तुलना की जा रही है। तो वहीं पर उत्तमावस्था की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम किसी एक को श्रेष्ठ बताते हैं। मैं कह सकता हूं कि राम अपनी कक्षा में सबसे होशियार है, सबसे होशियार है। तो यहां पर केवल राम दिया गया है, लेकिन उसका कंपैरिजन हो रहा पूरी की पूरी कक्षा के साथ में, और उसकी कक्षा के साथ में उसी राम को सबसे ज्यादा होशियार बताया जा रहा है। तो ये होती है उत्तमावस्था। ये ऐसा भी आ सकता है कि वह कुछ भी कह सकता है कि सीता सबसे बहादुर लड़की है। सबसे बहादुर लड़की है का मतलब ये हो जाता है कि जितनी भी लड़कियां हैं उन सब में से सीता ही बहादुर है और दूसरी कोई अन्य नहीं। तो ये तीन अवस्थाएं होती हैं। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में इसी को हम पॉजिटिव डिग्री के नाम से पढ़ते हैं और इसको कंपैरेटिव डिग्री के नाम से पढ़ते हैं। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, और सुपरलेटिव को हम उत्तमावस्था या सुपरलेटिव के नाम से पढ़ते हैं।
तो विशेषण की तुलना के आधार पर कुल 3 भेद होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक, एग्जाम्पल है, नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह और पिछली कक्षाओं में हम लगभग विशेषण का आधे से ज्यादा भाग पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं तुलनात्मक विश्लेषण, विशेषण के बारे में ही। तुलनात्मक विश्लेषण इसलिए जरूरी है क्योंकि हम केवल वाक्यों से ये अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हालांकि इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन तब भी जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ऐसा पूछ लिया जाता है कि एक शब्द लिखा है उच्च, इसका उत्तरावस्था में क्या शब्द बनेगा। तो अब अगर आपको पता नहीं है तो आप नहीं बना सकते, और यदि आपने पढ़ा हुआ है तो आप तुरंत इसका आंसर देंगे उच्चतर, और यदि पूछेगा कि उत्तमावस्था में इसका उत्तर क्या होगा तो आप कह सकते हैं उच्चतम। तो ये इसलिए पढ़ना जरूरी है। हालांकि जब हम बोलते हैं कि राम अच्छा है, राम अच्छा है, तो ये एक विशेषण शब्द है, इसमें किसी की किसी से कोई तुलना नहीं हो रही है, इसलिए ये मूलावस्था में है। ठीक, अब यहीं पर अगर हमने कह दिया राम उस श्याम से अच्छा है, राम श्याम से अच्छा है, तो अब हमें समझ में आ रहा है कि राम और श्याम के विषय में तुलना हो रही है। और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब भी तुलना के विषय में बात होती है तो हम उसको हमेशा उत्तरावस्था में रखते हैं। ध्यान रखना है, हमेशा उत्तरावस्था में रखते हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जब भी से अच्छा लगा होगा या सबसे अच्छा लगा होगा, यहीं पर अगर कह दिया जाए कि राम सबसे अच्छा है, तो उत्तर क्या होगा कि ये उत्तरावस्था में है और ये उत्तमावस्था में है। ये वाक्यों में पहचानने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर केवल एक शब्द दे दिया जाए तो फिर मुश्किल हो सकती है और एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। तो इसीलिए हम तुलनात्मक विश्लेषण पढ़ने जा रहे हैं। तुलनात्मक विश्लेषण मैंने बताई थी, अवस्थाएं कुल 3 होती हैं। एक होती है मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था और एक होती है उत्तमावस्था। ये कुल 3 अवस्थाएं होती हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जिस प्रकार से हमने लिखा, एक शब्द लिखा उच्च, जब उत्तरावस्था में बनाएंगे तो उच्च तर बनाएंगे, क्योंकि हमें क्या लगाना है, उत्तरावस्था में हमें तर लगाना है, उत्तर और उत्तमावस्था में हमें तम लगाना है। उत्तम, इसका ये ले लेना है और इसका ये ले लेना है। उच्च तर के लिए तर उत्तरावस्था, तम उत्तमावस्था। ठीक, तो उच्च का उच्चतर बनेगा और उत्तरावस्था में इसका उच्चतम बन जाएगा। दूसरी स्थिति जो वाक्यों की स्थिति होती है वो क्या होती है, से उच्च। भाई जिससे तुलना की जा रही है उससे ऊंचा या उससे उच्च, और इसमें क्या हो जाएगा, सबसे उच्च। सबसे उच्चतम नहीं करना है, अगर सबसे उच्चतम कर दोगे तो फिर वो सुपरफ्लॉस हो जाएगा। मतलब कि इसका मतलब भी उत्तमावस्था हो गया और ये जो तुमने लिख दिया ये भी उत्तमावस्था में हो गया। इसका मतलब जब दोनों ज्यादा, जब जरूरत से ज्यादा शब्दों का यूज कर दिया जाता है तो फिर वो सुपरफ्लॉस हो जाता है। ठीक है, सबसे उच्च। अगला मैंने शब्द लिखा निम्न, तो जब उत्तरावस्था में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निम्न तर। इसी की दूसरी स्थिति क्या होगी, से निम्न और निम्नतम। निम्नतम, अगली स्थिति क्या होगी, सबसे निम्न, सबसे निम्न। ठीक, अगला मैंने लिखा लघु। उत्तरावस्था में क्या बनेगा, लघु तर। इसमें क्या बनेगा, से लघु।
और इसमें बनेगा लघुत्तम, लघुत्तम, और इसमें क्या बनेगा, सबसे लघुत्तम, सबसे लघु। लघुत्तम नहीं करना है, सबसे केवल लघु करना है। तो ये कुछ तुलनात्मक विश्लेषण की मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था होती हैं। क्वेश्चन में जब भी पूछा जाएगा तो तुम्हें फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देनी है और सेकंड प्रायोरिटी इसको देनी है, ये हमेशा ध्यान रखना है। इसकी सेकंड प्रायोरिटी होगी, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। ठीक, अब हमारी तरफ से ये इतना खत्म हो चुका है। केवल अब हम ये देख लेते हैं कि विशेषण शब्दों का निर्माण कैसे होता है। विशेषण शब्दों का निर्माण, विशेषण शब्दों का निर्माण कैसे होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, जैसा मैंने पहले ही बताया था, कि विशेषण अपने साथ संज्ञा शब्द जरूर लेता है। विशेषण के बाद संज्ञा शब्द या फिर सर्वनाम शब्द अवश्य चाहिए। ये पीछे भी हो सकता है, ये आगे भी हो सकता है। वो ऐसा भी कह सकता है कि राम एक अच्छा लड़का है, या वो ऐसे भी कह सकता है वह लड़का राम है जो बहुत अच्छा है। तो इसमें क्या हो सकता है कि ये संज्ञा जो शब्द वो या तो आगे आ सकता है इस तरीके से कि राम अच्छा है, अच्छा है, या पीछे भी आ सकता है वह अच्छा लड़का है। इसमें संज्ञा शब्द पीछे आ गया, इसमें संज्ञा शब्द आगे आ गया, इसमें सर्वनाम भी आगे है। तो बस ये ध्यान रखना है कि जो विशेषण जो होता है वो संज्ञा शब्द के लिए ही प्रयोग होता है। और जब भी हमें विशेषण और किसी और दूसरे, जब क्योंकि कंफ्यूजन होती विशेषण में और भाववाचक संज्ञा में, तो हम एक तुलनात्मक विश्लेषण वाला वीडियो हम उसके बारे में भी बनाएंगे, जिससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगी कि भाववाचक संज्ञा और विशेषण में हमें कैसे फर्क करो, इतना सा भी डाउट नहीं रहेगा। बस केवल इतना ध्यान रखना है कि विशेषण शब्द केवल संज्ञाओं और सर्वनामों के लिए ही आते हैं, और जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो तो खुद एक संज्ञा है, वो अपने आगे कोई संज्ञा या कुछ नहीं लेती है, ध्यान रखना है। तो इनका निर्माण कैसे होता है? विशेषण शब्दों का निर्माण संज्ञा शब्दों से होता है। इनका संज्ञा शब्दों से होता है, संज्ञा शब्दों से। इनका निर्माण सर्वनाम शब्दों से भी होता है, सर्वनाम शब्दों से भी होता है। इनका निर्माण क्रिया से भी होता है, क्रिया शब्दों से होता है। इनका निर्माण अव्यय शब्दों से भी होता है, अव्यय शब्दों से भी होता है। तो ये विशेषण शब्दों के निर्माण होते हैं। संज्ञा शब्द से कैसे निर्माण होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने पढ़ाया था कि भारत एक व्यक्तिवाचक विशेषण है, और जब उससे हम बना देंगे भारतीय, तो जब भारतीय बना देंगे तो भारतीय जनता, भारतीय व्यक्ति, भारतीय करेंसी। तो भारतीय के बाद हमने करेंसी को जोड़ा, करेंसी एक संज्ञा है और भारतीय एक विशेषण है, तो इसलिए दोनों साथ साथ आए। मैंने कहा भारतीय, तो ये एक संज्ञा शब्द है भारत, और उसी से बना है विशेषण, तो इसीलिए ये क्या हुआ, ये संज्ञा शब्दों से इस विशेषण शब्द का निर्माण हुआ है। और इसके आगे हम आराम से लिख सकते हैं कि भारतीय वस्तु। अब ये वस्तु क्या है? ये संज्ञा शब्द है। अब इसी संज्ञा शब्द के लिए तो ये शब्द आया है, जिसको हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा शब्दों से निर्माण होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने कह दिया, एक शब्द होता है क्रोध। क्रोध एक भाववाचक संज्ञा है, और जब इसका विशेषण बनाते हैं तो क्रोधी, क्रोधी व्यक्ति। क्रोध व्यक्ति कभी नहीं बोलते हैं, क्रोधी व्यक्ति बोला जाता है, क्योंकि क्रोध अपने आप में खुद एक संज्ञा है, और दो संज्ञा एक साथ नहीं आएंगी कि हम कहें कि क्रोध व्यक्ति, गलत होता है, क्रोधी व्यक्ति होता है। अगला मैं बोलूंगा अनुभव।
अनुभव भी एक भाववाचक संज्ञा है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि अनुभव व्यक्ति, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अनुभवी व्यक्ति, अनुभवी लोग, अनुभवी जनता। तो ये अनुभव की जगह पर हम अनुभवी लगा सकते हैं। ये सब संज्ञाएं हैं और संज्ञा से जब विशेषण बनता है उसको हम संज्ञा शब्दों से निर्माण होने वाले विशेषण कहते हैं। ठीक, सर्वनाम शब्दों से कैसे होता है? जैसे मैंने कहा अपना, अपना एक शब्द होता है जो विशेषण होता है। ये बनता किससे है? एक सर्वनाम शब्द होता है आप से बनता है। अब आप एक क्या है? आप एक सर्वनाम है, उससे विशेषण क्या बना? अपना बना। अब हम अपना के आगे कोई भी संज्ञा शब्द रख सकते हैं आसानी से। मैं कुछ भी कह सकता हूं, अपना घर, अपना देश, अपना शहर। तो उससे क्या हो जाएगा कि वो विशेषण बन जाएगा। ठीक, अब हमने अगला कहा सर्वनाम, दूसरा मैंने कहा तुम। तुम ये एक सर्वनाम शब्द है, इससे विशेषण बनेगा तो क्या बनेगा? तुम्हारा घर, तुम्हारा शहर, तुम्हारा देश। तो ये सर्वनाम शब्दों से इनका निर्माण होता है, ये भी ध्यान रखना है। क्रिया शब्दों से कैसे होता है? क्रिया होती है पढ़ना, क्रिया होती है पढ़ना। हम इसी पढ़ना से बोल दें कि वह व्यक्ति बहुत पढ़ाकू है। यदि पढ़ाकू लड़का, लड़का अपने आप में संज्ञा शब्द है, पढ़ाकू अपने आप में एक विशेषण हो गया क्योंकि उसने अपने बाद में संज्ञा शब्द ले लिया। तो पढ़ाकू व्यक्ति। एक होता है शब्द लड़ाई, तो लड़ाई से बनता है लड़ाकू, लड़ाकू व्यक्ति। लड़ाकू अपने आप में एक संज्ञा शब्द है और व्यक्ति अपने आप में एक विशेषण है, तो लड़ाकू व्यक्ति। ये क्रिया से हो गया निर्माण। अगला आता है अव्यय शब्दों से। अव्यय शब्दों से कैसे बनता है? जैसे मैंने कहा भीतर, भीतर अपने आप में एक अव्यय शब्द है जो लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर कभी नहीं बदलता है। तो भीतर से हमने कह दिए भीतरी, भीतरी भाग, भीतरी हिस्सा। अब ये हिस्सा क्या है? ये भाग क्या है? ये संज्ञा शब्द है और उसी संज्ञा शब्द की वजह से भीतरी जो शब्द बना है वो विशेषण बना है। मैंने कहा भी बाहरी घर, बाहरी भाग। अव्यय शब्द कौन सा था? बाहर, बाहर से क्या बना? बाहरी। ऊपर, ऊपर से क्या बना? ऊपरी। नीचे, नीचे से क्या बना? निचला, निचला हिस्सा, निचला भाग। कि आप ऐसा बोल सकते हो कि नीचा भाग, नहीं, वो गलत है। निचला हिस्सा, निचला भाग, ये सब विशेषण की स्थितियां होती हैं। तो कुल 4 प्रकार से इनका निर्माण होता है, ये ध्यान रखना है। लाइट हैज गॉन। तो हम बस कक्षा को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली दूसरी